उसके यज्ञोपवीत, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं। मैं आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि के लिए मनुस्मृति बताता हूं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम अभिषेक है और ये कुंडली आई है गुरदासपुर पंजाब। गुरदासपुर पंजाब से ये कुंडली आई है। पर आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, पितृ पक्ष पे मैंने कार्यक्रम बनाया था जिसमें बात कही थी कि किन किन वृक्षों का लगाना पितृ पक्ष में बड़ा ही शुभ फलदायक होता है। हमारे पितर जब तक तृप्त नहीं होंगे तब तक हमें वो अपने आशीर्वाद से अभिषिक्त नहीं करेंगे और हमारे जीवन में पितृदोष जैसे और कई प्रकार के दुर्योगों का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण हमें हमारे जीवन में परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस वजह से कल शाम का कार्यक्रम जाकर के अवश्य देखिए। जो मैंने बनाया है ये 5 काम जो पितृपक्ष में, जो कल शाम का कार्यक्रम है, जाकर के अवश्य देखिए। शुरू करेंगे उससे पहले बताऊं, जय श्री कृष्णा के साथ डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, साथ ही साथ अपना प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। इसके साथ रविवार के सुबह में जो इसी समय पे कार्यक्रम जाता है वो जरूर देखें। इसके साथ साथ पसंद का बटन भी जरूर दबा दीजिए। शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने लिखा है कि जो पुरुष यज्ञोपवीत धारण करता है उसके यज्ञोपवीत, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं। मैं आप लोगों के ज्ञान की वृद्धि के लिए मनुस्मृति बताता हूं। और इसमें क्या बात लिखी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार समंत्रक होता है, मतलब मंत्र के साथ होता है। पर महिलाओं का यज्ञोपवीत नहीं होता, और चूंकि महिलाओं और शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं होता है, इस वजह से इन्हें वेदों के पढ़ने से मना किया गया है। इन्हें वेदों के पर वेद के अतिरिक्त पुराणों के पढ़ने की आज्ञा है। आप पुराण पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, आप महाकाव्य रामचरितमानस, रामायण आदि पढ़ सकते हैं। पर बात यहां इसकी नहीं है। प्रमुखतया बात यह है कि जो पुरुष, जैसे जो ब्राह्मण है, जो अग्निहोत्र करता है, मतलब भगवान अग्नि नारायण की पूजा करता है, और वो जो सबसे ज्यादा, बड़ी गहरी बात है, याद रखिएगा, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम कृत्य करके किसी पुरुष को कोई फल प्राप्त होता है, दान पुण्य, होम जप व्रत अनुष्ठान यज्ञ दान जो भी होता है, तप वगैरह, जितना वो जितने पुण्य अर्जित करता है, इन सब चीजों को करके, इन सब धार्मिक और मांगलिक कृत्यों को करके, उससे अधिक और श्रेष्ठ फल सिर्फ महिलाओं को, हमारे घर की माता बहनों को पति की सेवा से और घर के गृह कार्य कर लेने से मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? आजकल ड्योढ़ी पार करके महिलाओं को बाहर निकलने की बड़ी जल्दी है, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, पर इस बीच जो उनके पास से जो चीज छूटी है वो गायब है। वो पता नहीं उन्हें कि उन्होंने क्या छोड़ा है, उन्होंने आबरू छोड़ी है। महिलाओं की स्वतंत्रता निश्चित रूप से है, पर ग्रंथ के आधार पे सिर्फ पति की सेवा और अपने गृह कार्य, जो आपके घर का संभालना जिसको कहते हैं, उतने करने से ही आपको आपके भी कृत्य का निर्वहन नहीं होता, आप कितने अखंड पुण्यों के लाभ को प्राप्त करने वाली हो जाती हैं। यह मनुस्मृति की बात है। अध्याय 2 जाकर के उठा करके पढ़ सकते हैं। और कोई ऐसी वैसी पुस्तक मत खरीदना मनुस्मृति की। बहुत सारी पुस्तकें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको यहां वहां कुछ भी लिखी रहती हैं। ये है मनुस्मृति की किताब, ये मनुस्मृति है। इसके लेखक हैं कल्लूक भट्ट कृत, मनवर्थ मुक्तावली, हिंदी तात्पर्य दीपिका संहिता। इनके लेखक हैं पंडित श्री जगन्नाथ शास्त्री तैलंग। और इसके 3 खंड में ये ग्रंथ है। ये स्मृति ग्रंथ जो है वो 3 खंडों में है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसको उठा करके पढ़िएगा, तब आपको सच्चे अर्थ में पता चल जाएगा कि जीवन के जीने का असली तरीका क्या है। तो मैंने क्या बात कही, जो पुरुष कितने पुण्य करे तब जाकर के उसको कोई पुण्य का फल मिले,
पर जातिकाएं या महिलाएं या माता बहनें जो होती हैं वो सिर्फ अपने घर के काम से ही उनको अखंड पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है? अब आइए विषय पे लेके आता हूं। सबसे पहले बहुत ही गंभीरता से, इनका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है। भाद्रपद माह में जन्मे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं और वो उनके शरीर में ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं होती है जिसके कारण उन्हें तकलीफें झेलनी पड़े। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि इनका जन्म सोमवार को हुआ है, जिसके कारण व्यक्ति अपनी समस्या बढ़ाता नहीं है, अपनी समस्या मिनिमाइज करता है, मतलब कम करता है। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा होंगे पापक, जिसके कारण इनको कई बार दूसरे के अधीन होकर के नौकरी करनी पड़ती है या नौकरी करनी पड़ती है, मतलब या तो प्राइवेट हो या तो फिर वो खुद का काम कर सकता है। या कई बार जो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को आमदनी एक जैसा नहीं आने देते, मतलब वो कभी ज्यादा कमाएगा, कभी कम कमाएगा, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा हो सकता है। सोमवार कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, संतान उत्पत्ति में दिक्कत इस कुंडली को कभी भी नहीं होगी। और शरद ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास समझने की शक्ति बड़ी अद्भुत है और वो आलसी हो सकता है प्रवृत्ति में। आगे बढ़ के बताऊंगा तो इनकी कुंडली में जो बात मुझे दिख रही है, आर्द्रा नक्षत्र, सिद्धि योग और विष्टिकरण, व्यक्ति अपने हाथ से ही अपनी सफलता की दास्तान लिखता है। मेहनत करके वो अपने आप को सिद्ध करता है, अपने बच्चों के लिए बहुत सारी संपत्ति छोड़ करके जाता है। शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण इहलौकिक सुख में वो रमण करता है, मतलब वो जैसे सांसारिक होता है, भौतिकीय होता है और उसके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, मोह है, मात्सर्य है, श्रद्धा है और कभी कभी वो कृपण भी है, लालची भी है, उदास है। ये चीजें जो हमारे अंदर षड विकार हैं ये सब इनमें देखने को मिल जाता है। पर एक बड़ी अच्छी बात है कि ये व्यक्ति कभी भी किसी को गलत और गंदे सलाह नहीं देगा, क्योंकि ये कुंडली मकर लग्न की है और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। मिथुन राशि का निर्माण यहां पे हो रहा है चंद्रमा के कारण, और उस भाव के अधिपति, याद रखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में बैठे हैं और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में बुध स्वग्रही हो रहे हैं। अब ये अपने आप में एक अच्छी बात होती है कि आपकी राशि का अधिपति अगर आपके चंद्रमा से 4 घर आगे या 4 घर पीछे बैठा या 5 घर आगे या 5 घर पीछे बैठा, मान लीजिए यहां चंद्रमा की राशि मिथुन बनी है, मिथुन के अधिपति बुध अपने ही राशि में बैठे हैं, या तो फिर ये बुध यहां बैठे होते या तो यहां बैठे होते या तो यहां बैठे होते, तो ये चंद्रमा को भी जो स्थिति है वो बल देने वाली होती। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठता से और अच्छे तरीके से सकारात्मक भावों के साथ उसको अपने जीवन में प्रगति करते देखा जाता है। ये कई बार व्यक्ति को बहुत ही गहराई से चीजों को समझने वाला, मंथन करने वाला, व्यवहारिकता के साथ व्यवहारिक बनाने वाला और अपने लोगों के साथ लोगों को कनेक्ट करने वाला भी होता है। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो आर्द्रा के 13 डिग्री के बैठे हैं, इस वजह से धनी मानी होता है, बहुत ही मायावी होता है, गुणकारी होता है, ज्ञानी होता है और विशेषज्ञ होता है। किसी खास विषय में व्यक्ति की गहरी रुचि होती है जिसको वो लेकर के अगर आगे बढ़े तो वो उस क्षेत्र का बहुत ही महारत और विज्ञानी बन सकता है। जैसे इनकी कुंडली में, जैसे मैंने बात कही कि ये राहु के नक्षत्र में जन्मे हैं, तो व्यक्ति मायावी है। और एक सबसे अच्छी बात इनकी कुंडली में जो ये रहेगी कि लग्नेश जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा के संग बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में बहुत लोगों का आवागमन होता है। मतलब बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे और आप बहुत सारी चीजें बता करके जाएंगे। इनकी कुंडली में उच्च के गुरु हैं जो इस कुंडली के लिए 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होते हैं। 12वें और तीसरे भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में उच्च के हैं। 2 शुभग्रह और दोनों ही बलवान। मैंने बात कही थी अपने एक कार्यक्रम में कि जब केंद्र में 2 शुभग्रह बैठे हों और दोनों ही बलवान हों तो ये व्यक्ति को वैसे भी लक्ष्मी संपन्न बना देते हैं, क्योंकि केंद्र का घर लक्ष्मी का घर होता है। और यहां पे जो स्थिति होती है वो शुक्र का मालव्य योग और गुरु का हंस योग दोनों ही बनेगा। पर बात क्या है कि चूंकि इनकी कुंडली में चंद्रमा पापग्रह हो रहे हैं, इस वजह से शुक्र का मालव्य योग और गुरु का हंस योग दोनों ही थोड़े थोड़े कमजोर प्रभावों के साथ व्यक्ति के जीवन में उतरने लगेंगे।
क्लियर है। लग्नेश का छठवें भाव में जाना और वो भी शनि होकर के, तो यहां कमजोर नहीं होगा। बाकी के अन्य ग्रह अगर होते तो दोष लगता, पर लग्नेश अगर छठे भाव में बैठेंगे तो यहां दोष मुक्त होंगे, क्योंकि वो उनका कारक क्षेत्र भी है। आयु देंगे, व्यय पे कंट्रोल करेंगे, सामाजिक बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। और साथ ही साथ इनकी कुंडली में यहां तृतीय भाव पे इनकी जो दृष्टि जाएगी वो शत्रु की दृष्टि जाएगी, लेकिन चूंकि इस भाव पे गुरु की भी दृष्टि है, इस वजह से अब यहां जातक के जीवन में पिता का, माता का, सरकार का और उसके कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सुख देखने को मिलेगा। क्लियर है। लग्न स्पष्ट कर दूं अगर, तो 7 डिग्री 48 का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लग्न और सूर्य जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं अष्टम स्थान में, अपनी ही राशि में मंगल के संग, जो इनके परम मित्र हैं। यानी कि जन्म कुंडली में चतुर्थ के साथ साथ लाभ के अधिपति होकर के अष्टम भाव में अष्टमेश के संग मंगल का जाना व्यक्ति को कई बार आयु तो दे दे, पर उसके साथ चिंता भी देते हैं। कई बार व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का घटना क्रम बड़ा आसानी से होता रहता है, मतलब जीवन में उधेड़-बुन, कंफ्यूजन, भ्रम, ये स्थिति चलती रहेगी। और कई बार वो अपने ऊर्जा का सतत सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है और व्यक्ति स्वप्न देखने वाला होता है, ऊंचे और लंबे अच्छे चौड़े खासे स्वप्न का दृष्टा होता है, वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब बुनता है। पर चूंकि यहां वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से उसकी जो शुरुआत है वो बहुत धीरे होगी या बहुत छोटे स्तर से होगी, पर बाद में चल करके वो जातक अपने जीवन में एक अच्छी खासी मुकाम को प्राप्त करने में सफल होता है। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली में लग्नेश प्रतियोगिता भाव में या नौकरी करने वाले भाव में बैठे हैं और कम से कम 2 केंद्रों के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं। इस वजह से आरंभ में मशक्कत होगी, एक काम एक बार में ना हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, पर वो सफल जरूर होता है। और उसके पराक्रम का परिणाम, मतलब जिस क्षेत्र के लिए भी वो व्यक्ति मेहनत करेगा उसमें वो सफल होगा। यहां पे एक बात जो समझने वाली होगी कि चंद्रमा से बुध केंद्र में है, जो व्यक्ति को धनाढ्य तो बनाएंगे, ये व्यक्ति को धन देते हैं, पर इसमें एक नेगेटिव बात ये होती है कि व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और इसके कारण कई बार उसको दोहरी राजनीति का शिकार होना पड़ता है या कई बार वो बेवजह का अपने ऊर्जा का क्षरण भी करते देखा जाता है। क्लियर है। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य और मंगल जैसे 2 ऊर्जा वाले ग्रहों के बैठने से जन्म कुंडली में निगेटिविटी बढ़ेगी, पाचन तंत्र कमजोर होगा, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, आत्मविश्वास में गड़बड़ी हो सकती है। उसके साथ साथ व्यक्ति को अतड़ियों से संबंधित समस्या होती है, नाभि का क्षेत्र परेशान होता है और कई बार व्यक्ति पे कुपात्र की दृष्टि पड़ती है, नजर दोष लगता है और कई बार व्यक्ति बेवजह की चिंताओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। यह निगेटिव बात है। इस कुंडली में जो मैं और भी बातें बताऊं तो लग्नेश का छठवें भाव में जाना ठीक होगा क्योंकि ये शनि है। बाकी के अन्य कोई ग्रह होते तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकता था, पर ये मित्र की राशि में है और इस भाव का अधिपति व्यक्ति को, जैसे अगर आपकी भी कुंडली में छठवें भाव के अधिपति तीसरे या नवम भाव में बैठेंगे तो ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर जन्म कुंडली के छठवें भाव के अधिपति नवम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के अधिकारों का कभी भी हनन नहीं होता है। और वो बुध आपकी कुंडली में आपको इमोशनल बना रहे हैं हस्त नक्षत्र के कारण। यही नहीं, व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक दृष्टिकोण देने के साथ साथ उसको भगवान नारायण का उपासक भी बना रहे हैं। वो भगवान नारायण की उपासना करने वाला, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला, भाग्यशाली और लेखन शक्ति से युक्त होता है, खिलौने का शौकीन होता है, फैशन करने वाला होता है, ज्ञानी होता है, ऊंचे पद पे जाकर के विभूषित होने वाला होता है, धर्मज्ञ होता है और पुरोधा होता है। अपने जिम्मेदारियों से कभी भी व्यक्ति भागने वाला नहीं होता और गणितज्ञ होता है। लिखित उसकी जो शैली है, लेखन शैली बड़ी ही अद्भुत और विचारक होता है। क्लियर है। इतनी सारी चीजें बताने के बाद मैं आपको इनकी कुंडली में पंचम भाव पे लेके आता हूं। चतुर्थ भाव की स्थिति जो कमजोर बन रही है वो कई बार व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन, गाय, घोड़े और चल अचल संपत्ति, चौपाया सुख में कभी कभी कमजोरी देगी, लेकिन घूम फिर करके वो बात उसके पास मिलेगी। अपने पराक्रम के बल पे ये व्यक्ति संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करने वाला भी होगा।
चूंकि जन्म कुंडली में तृतीय भाव के अधिपति उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, भाइयों का सहयोग अच्छा होता है। और यही नहीं, जन्म कुंडली में तीसरे भाव के अधिपति गुरु जो हैं वो पीछे चंद्रमा आगे मंगल, पीछे शनि आगे मंगल से प्रभावित है। इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में तृतीय भाव की कमजोरी देखी जाती है और व्यक्ति के भाग्य के सुख में और कई बार कम्युनिकेशन में गड़बड़ी भी होते देखी जाती है। जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल जैसे दो अच्छे ग्रह, इस कुंडली के लिए सूर्य खराब नहीं होंगे, मंगल जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं। इन दोनों को जो शुभकर्त्री लगेगा, ये व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला और उसके रिसर्चर बनने और साथ ही साथ उसको बहुत ही विदेशों में गमन करने वाला, विदेशी भूमि से धन कमाने वाला, विदेश सेटल होने वाला, उसका जो डेवलपमेंटल जो प्रोग्रेस है वो बहुत, मतलब जो डेवलप होता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है और वो किसी भी चीज को प्रगाढ़ता से समझ करके तब अपना निर्णय सुनाने वाला होता है। क्लियर है? अब इनकी कुंडली में इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि पंडित जी, मैं अपने जीवन में जो कुछ चाहता हूं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न बनते हो तो सबसे पहले अपने जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, द्वितीयेश और एकादशेश, इनको देखना चाहिए। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में मित्र की राशि में है और ये बलवान तो नहीं है, पर कम से कम एक अच्छी बात है कि इन पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। नवांश कुंडली में यही जो शनि है वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और लग्न को शुभकर्त्री लग रहा है, ये एक अच्छी बात है। यहां पे जो दशमांशा कुंडली है उसका केंद्र खाली है, ये गड़बड़ है और ये आपको आपके करियर को कमजोर बनाने का प्रबल कारण बन सकता है। इस वजह से लग्नेश बनते हैं दशमांशा कुंडली के मंगल और यहां के अधिपति होकर के वो जाकर के 12वें बैठे हैं शुक्र और चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं या अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ही ज्यादा और भी फोकस होकर के काम करें डिटर्मिनेशन के साथ, तो आप सफल होंगे, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति मंगल की दृष्टि प्राप्त कर रही है और एकादशवें भाव के अधिपति जो सब कुछ प्राप्त होने वाला भाव होता है, उस भाव पे राहु और केतु की दृष्टि है। इस वजह से कंफ्यूजन है, पर अगर जो सूर्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि यहां नहीं होती तो उसमें संशय होता। यहां पे शनि और चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली को कई बार भ्रम में रखने वाला और अपने ही परेशानियों में उलझा हुआ भी कई बार उसको बना सकता है। यहां गुरु की उच्च की स्थिति जन्म कुंडली को मजबूती दे रही है। दशम स्थान में शुक्र का मालव्य योग का बनना और जन्म कुंडली में जो छठा भाव है वहां पे विष दोष की कोई स्थिति बनी नहीं है, मतलब ये कुंडली विष दोष से युक्त नहीं है। एक बात और कह दूं तो ये कुंडली निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि शनि मृगशिरा के बैठे हैं और मंगल मित्र की राशि में। हालांकि इस कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, पर व्यक्ति को डिप्लोमेट बनाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा सोचने वाला और बड़े लक्ष्यों के साथ जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। उसके लक्ष्य कभी भी निर्विवादी ही होते हैं और उस पर बहुत सारे लोगों की दृष्टि नहीं होती। जन्म कुंडली के छठवें भाव की स्थिति ठीक है, मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि इस भाव के अधिपति शुभग्रह हैं और 4 घर आगे अपने ही घर में बैठे हैं। तो शुभग्रह का अपनी राशि से 4 घर आगे बैठना बल देता है। किसी भी भाव के अधिपति का उसको देख लेना बल देता है। केंद्र में 2 शुभग्रहों का बढ़िया स्थिति में बैठना कुंडली को बल देगा। इस कुंडली की दशमांशा कुंडली कमजोर है, पर वहां पे भी प्राप्त करने वाली भाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी है। यहां पे अगर आप देखें तो सूर्य केतु के साथ बैठे हैं जो दशमेश हैं, जो व्यक्ति को कई बार व्यापारिक नेचर का बना रहे हैं या वो अपने व्यापार के माध्यम से अपने समस्त कृत्यों का निर्वाहन करेगा। इसके साथ साथ इनकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि के बैठे हैं, तो ये व्यक्ति पढ़ाई बहुत अच्छा कर सकता है, रिसर्च बहुत अच्छा बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। उसके साथ साथ ये गहरी रुचि पैदा करने वाला, जैसे ज्योतिष जैसे विज्ञान के साथ रेकी हो जाए, हीलिंग हो जाए, प्रोफेसर बन जाए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। उसके बाद वन विभाग से संबंधित नौकरी कर ले, भूमि विभाग से संबंधित नौकरी कर ले, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर ले, लकड़ियों का काम कर ले, फर्नीचर और कलाओं में महारत हासिल कर ले, कलाओं का जो निपुण होता है व्यक्ति। इसके साथ साथ व्यक्ति कपड़ों से संबंधित काम कर सकता है, गायन के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में,
कोई नया जो है वो एक रिसर्च कर सकता है। ये सब अष्टम भाव के बलवान होने के कारण मैं कह रहा हूं। और वैसे आपकी कुंडली में सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है, और ये सूर्य जन्म कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, और शुक्र जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे हैं, पर सूर्य के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि और शत्रु की दृष्टि देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार परेशान होता है। और सूर्य की दशा और शनि की दशा में जब शनि का अंतर या सूर्य का अंतर आता है तो व्यक्ति को कष्ट होता है, दिक्कत होती है, वो परेशानी में जूझता है, और कई बार वो बात का बतंगड़ भी बनाते देखा जाता है, या कई बार उसके जीवन में कई तरीके की परेशानी होती है। परेशानी का मतलब परेशानी होता है जैसे पिता हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाए, सामाजिक गतिविधियों में कमजोरी मिल जाती है, हृदय क्षेत्र परेशान होता है, एक्सीडेंटल जो चीजें होती हैं वो सब होता है। इस वजह से हमें उन सब चीजों का ध्यान देना होगा। एक बात और बता दूं, राहु की दृष्टि बुध पे है, और राहु जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, इस भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली के लिए राहु कभी भी खराब नहीं होंगे। राहु जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, और इस कुंडली के लिए चंद्रमा आर्द्रा के नक्षत्र में, चंद्रमा और राहु का परिवर्तन नक्षत्र का हो रहा है। राहु त्रिकोण में बैठे हैं और जन्म कुंडली में किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है। इस वजह से इस कुंडली के लिए राहु की दशा भी कभी खराब नहीं होगी। पर फिर भी इस कुंडली के लिए 2024 के अगस्त से लेकर के 2027 के जनवरी तक का समय काफी ज्यादा सेंसिटिव और समस्याओं को देने वाला हो सकता है। अगर वो समस्या नहीं देगा तो फिर आगे आने वाली दशा आपके जीवन की सबसे अच्छी दशाओं में से एक हो सकती है। वैसे आपकी कुंडली के लिए शनि बलवान तो नहीं है, पर शनि से त्रिकोण का भाव और शनि से केंद्र का भाव अच्छा है। इस कारण से आगे आने वाली जो शनि की दशा है वो भी ठीक जाएगी। और मैं तो एक बात कह दूं तो शनि आपकी कुंडली में जो बाकी के वर्ग चार्ट में जो उनकी स्थिति देख रहा हूं, जैसे होरा कुंडली में D4 चार्ट वगैरह में, तो हर जगह इनकी स्थिति मैं अच्छी देख रहा हूं। पर ये आपके माता के साथ आपके संबंधों को कमजोर करने वाले, और कई बार शनि की दशा माता के स्वास्थ्य को परेशान करने के साथ साथ आपके घर में आंतरिक कलह को बनाने के साथ साथ कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को परेशान करने के साथ साथ निद्रा की परेशानी देती है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में मैं कह दूं तो वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में बहुत ज्यादा अच्छा है, यात्राओं का सुख बहुत अच्छा है, संतान का सुख इस कुंडली के लिए निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। संतति धार्मिक होगी और वो लक्ष्मीवान भी होगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। संतति कंप्यूटर से युक्त होकर के, मतलब जैसे कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों से अपना करियर बना सकती है। इस कुंडली में उपासना का क्षेत्र बहुत अच्छा बनेगा। विद्या भाव इस कुंडली का ठीक है, और इस कुंडली में नाभि के नीचे का क्षेत्र, मतलब जैसे जो प्रजनन का जो क्षेत्र होता है, लिंग का क्षेत्र कमजोर हो सकता है, आलस्य कमजोर हो सकता है। इस कुंडली में आलस्य ज्यादा है, इसको कम करना होगा। हालांकि ये कुंडली सदैव ही यशस्विता का गुण पालन करेगी, पर गुरु के साथ चंद्रमा 6वें 8वें 12वें भाव में है, मतलब गुरु से 12वें चंद्रमा है। इस वजह से ये कुंडली कई बार जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और प्रवृत्ति में, मैं कमजोर तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी हमें अपनी प्रवृत्ति पे और भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए फोकस करना है। अपने आप को कैसे बेहतर बनाया जाए, बड़ों का सम्मान कैसे बढ़ाया जाए, माता पिता का आज्ञा पालन कैसे ज्यादा हो, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो, बेवजह के किसी विवाद में ना पड़े, अपनी प्रवृत्ति को कमजोर ना करें, मोरालिटी आपकी कमजोर ना हो, नैतिकता जिसे कहते हैं वो खराब ना हो, और समाज में कैसे ही प्रतिष्ठा बना के उसको संभाल के रखा जाए, इस पे विचार करना चाहिए। शुक्र जो होते हैं वो कई बार करियर से संबंधित कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पद तो देते हैं पर प्रतिष्ठा भी देते हैं, लेकिन साथ साथ व्यक्ति को ये भ्रम होता है कि उसे किस क्षेत्र में करियर बनाना है। क्लियर है? ये कुंडली मैनेजमेंट कर सकती है, पढ़ा सकती है, रिसर्च कर सकती है, बहुत सारी क्षेत्र की स्थिति बनी है। आपकी कुंडली आगे बढ़ेगी, अभी और भी आगे बढ़ेगी। इस कुंडली के लिए दिन शुक्रवार का और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए शुक्र बड़े अच्छे हैं, गुरु बहुत अच्छे हैं, बुध बहुत अच्छे हैं, और शनि के साथ साथ सूर्य और मंगल भी अच्छे हैं। अगर सूर्य अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो आपके पिता के साथ विवाद नहीं होते, पर वैसे आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र का केंद्र में होना व्यक्ति को अनुभवी बहुत अच्छा बनाता है। अगर कोई भी अच्छा काम करना हो तो आप बुध के साथ साथ इस कुंडली में शुक्र और शनि की दशा को लाभ में ले सकते हैं। बहुत अच्छी दशा आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की भी रहेगी, और ये दोनों ही भाव आपकी कुंडली में बलवान हैं, जिसके कारण सामाजिक छवि कभी भी व्यक्ति की धूमिल नहीं होती। पर उसका दोष शनि पे सूर्य की दृष्टि के कारण हो रहा है। कई बार व्यक्ति को गले से संबंधित, नेत्रों से संबंधित, हृदय क्षेत्र से संबंधित और चल अचल संपत्ति से बनाने में दिक्कत होती है। और कई बार, लेकिन ये जो कुंडली चाहेगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे केंद्र खाली नहीं होता। तो मैं इस कुंडली को 100% और भी अच्छा कह सकता था, और कुंडली में बल भी है।
ऐसा मैं कह सकता हूं। नवमांश कुंडली में मंगल और राहु बैठे हैं, इस कारण से घर में कलह का वातावरण मत मचाइएगा और पत्नी के साथ मतभेद मत करिएगा। यहाँ पे बुध और चंद्रमा का जो शुभ कर्तरी लगा है और गुरु का प्रभाव तुला राशि के साथ पर शुक्र के संग शुक्र वर्गोत्तम हो रहे हैं, सूर्य जो है वो वर्गोत्तम हो रहे हैं। इस कुंडली के लिए बुध बढ़िया बैठ रहे हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा कि माता से, सास से, ससुर से, इन सभी लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। ससुराल का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से ये कुंडली ठीक होगी। इस कुंडली के लिए शुक्रवार और शनिवार का दिन, राशियां वृषभ और कन्या, इसके साथ साथ अंक इस कुंडली के लिए सदैव से 1 बहुत अच्छा रहे या 12 तो नहीं पर 1 बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दिशा पश्चिम की बहुत अच्छी रहे। विवाह कभी भी करना हो तो तुला और उसके साथ मिथुन और उसके साथ साथ वृषभ और कर्क, ये राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। विवाह करने के लिए पूरब दिशा बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि हर जगह बहुत अच्छी जा रही है, लग्न को छोड़ करके, मतलब लाभ पे भी अच्छी है और तृतीय पे भी अच्छी है। इस कारण से ये कुंडली निश्चित रूप से प्राप्त कर जाएगी, क्योंकि लाभ भाव बलवान है, लाभेश लाभ को देख रहे हैं, गुरु की दृष्टि है, साहस भी इस कुंडली में है, आयु भी बहुत अच्छी है, पर नेत्रों में और गले में परेशानी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। इतनी सारी चीजें। नक्षत्र के आधार पर अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी कुंडली में जो नक्षत्र है वो पुष्यका, मृगशीरा, रोहिणी, हस्त और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में पुनर्वसु, ये नक्षत्र अच्छे होंगे। इतनी सारी चीजें। इस कुंडली को अभी तत्काल से 2024 के मार्च अप्रैल के बाद जो अगस्त आएगा उसमें लाजवर धारण करना चाहिए। सूर्य को अर्घ इस कुंडली को प्रत्येक दिन देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीर्थ का क्षेत्र इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपना व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, पर इस कुंडली में धन बचाने में दिक्कत महसूस हो रही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।